दोस्तों पिछले वीडियो में आपने जो वर्जेस है उनके संकेंद्रीय वलन सिद्धांत को पढ़ा होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि होमर होयट के तिर्यक खंड सेक्टर सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो होमर होयट थे उसके तिर्यक खंड या फिर जो सेक्टर सिद्धांत है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। पिछला हमारा वीडियो था वर्जेस के बारे में, उनका संकेंद्रीय वलय सिद्धांत के बारे में, ठीक है, उसको आपने समझा और वहीं पर आपने देखा होगा कि उसके बाद जो उनके द्वारा संकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया गया था वो आज के समय में कारगर नहीं साबित हो सका, जिसके कारण उसके बाद ही होमर होयट का तिर्यक खंड या फिर सेक्टर सिद्धांत लाया गया था 1939 में, ठीक है, 1939 में। तो आज हम लोग इस चीज को समझने वाले हैं। बस वीडियो को आपको चालू करके छोड़ देना है और ध्यान से सुनना समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं, उसी चीज को आप समझे और जाकर के उसी तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसके आंसर को। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे मेन काम, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसकी भूमिका को, ठीक है। इसके प्रश्न को एक बार समझ लेते हैं। क्या कहा गया कि होमर होयट के तिर्यक खंड या फिर सेक्टर सिद्धांत कहा जाएगा, या फिर तिर्यक खंड लिखा हो या फिर सेक्टर सिद्धांत लिखा हो, दोनों एक ही बात है। उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसकी भूमिका को। कहा जा रहा है कि शहरी भूगोल में नगरों की संरचना को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए गए। यही लाइन हम आपको पिछले वीडियो में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, हम वही लिखे थे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या कहा गया कि शहरी भूगोल में नगरों की संरचना को समझाने के लिए कई सारे सिद्धांत दिए गए। बर्जेस ने संकेंद्रीय वलय सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन उसमें कई सीमाएं थी। लेकिन उसमें क्या, तो कई सारे सीमाएं थी। आलोचना में आपने वो चीज को पढ़ा था। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए होमर होयट ने 1939 में अपना तिर्यक खंड सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको सेक्टर सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह सिद्धांत मुख्यतः भूमि मूल्यों, आवासीय क्षेत्रों और परिवहन मार्गों के प्रभाव को ध्यान में रखकर नगरों के विस्तार की व्याख्या करता है। पहले वाला जो बर्जेस का सिद्धांत था, जो उसका संकेंद्रीय वलय सिद्धांत था, उसमें इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया था, ठीक है। उसने अमेरिका के एक शिकागो शहर का अध्ययन किया और उसी के अनुसार सारे शहरों के बारे में बताया था। लेकिन जो होमर होयट है, इनका जो सिद्धांत आया था 1939 में, इसने उसमें क्या किया कि इसमें मुख्यतः भूमि के मूल्यों को, आवासीय क्षेत्रों को, परिवहन मार्गों को, सभी चीजों के प्रभाव को ध्यान में रख करके नगरों के विस्तार की व्याख्या ये करता है, इसका सिद्धांत, ठीक है। और इसका सिद्धांत का नाम क्या है, तो इसके सिद्धांत का नाम है तिर्यक खंड या फिर सेक्टर सिद्धांत, ठीक है, तिर्यक खंड सिद्धांत या फिर सेक्टर सिद्धांत। आगे हम लोग इसके सिद्धांत के मूल आधार को समझेंगे। इसके सिद्धांत के मूल आधार को समझेंगे, ठीक है, कि इसका आधार क्या था। कहा जा रहा है कि जो होमर होयट थे, उनका मानना था कि नगर का विकास केवल संकेंद्रीय वलयों में नहीं होता। जैसा कि बर्जेस ने कहा था कि नगर का विकास कैसे होता है, तो संकेंद्रीय वलयों के अनुसार होता है। लेकिन जो होमर होयट थे, इनका मानना था कि नगर का विकास केवल संकेंद्रीय वलयों में नहीं होता, बल्कि यह मुख्य परिवहन मार्गों और आर्थिक गतिविधियों के अनुसार तिर्यकार में फैलता है, तिर्यकार रूप में फैलता है, ठीक है। इनका क्या कहना है कि बल्कि यह मुख्य परिवहन मार्गों और आर्थिक गतिविधियों के अनुसार तिर्यकार रूप में फैलता है। जैसे जैसे नगर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी विभिन्न क्रियाएं परिवहन मार्गों के किनारे बाहर की ओर खींचती चली जाती है। इनका क्या कहना है कि जैसे जैसे शहर बढ़ेगा, जैसे जैसे नगर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनकी विभिन्न क्रियाएं, जो उनकी क्रियाएं थी, जैसे कि मान लीजिए एक शहर है इतना बड़ा, यहाँ पर डीसी ऑफिस पहले यहाँ पर था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर शहर बढ़ेगा, जैसे जैसे नगर बढ़ेगा, डीसी ऑफिस यहाँ से उठ करके थोड़ा सा इसका विस्तार करके दूसरे क्षेत्र में लाया जाएगा और इसको बड़ा बनाया जाएगा। बहुत सारे शहरों में आप इस चीज को देखे होंगे। तो इसी तरह से जो भी विभिन्न चीजें होती है, जो विभिन्न क्रियाएं होती है, परिवहन मार्गों के किनारे बाहर की ओर खींचती चली जाती है। ये इनके अनुसार कहा जा रहा है कि जैसे जैसे परिवहन जिधर जिधर बढ़ेगा, जिधर जिधर परिवहन बढ़ेगा, जिधर जिधर परिवहन बढ़ेगा, वहीं पर इन सब चीजों का विकास होता जाएगा। जो नगर के विभिन्न क्रियाएं वो अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होते चले जाएंगे, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में, वही इनके द्वारा कहा जा रहा है। आगे हम लोग सिद्धांत के स्वरूप को समझेंगे। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, ठीक है, सेक्टर का सिद्धांत, उसके स्वरूप को समझेंगे। क्या लिखा है कि होमर होयट ने नगर को मुख्यतः कुछ तिर्यकार खंडों में विभाजित किया है। होमर होयट ने नगर को मुख्यतः कुछ तिर्यकार खंडों में विभाजित किया है। पहला केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, जिसको बोलते हैं सीबीटी। सीबीटी मतलब क्या है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सीबीटी इसको कहा जाता है, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। इसमें कहा जा रहा है कि नगर का हृदय स्थल, ये जो सीबीटी है वो नगर का हृदय स्थल होता है, जहां पर व्यापार होता है, कार्यालय, बैंक, होटल और परिवहन की गतिविधियां केंद्रित होती है। यहीं पर आपको जो मुख्य चीजें शहर की, नगरों की,
वो वहां पर देखने को मिलेगा और उसी को नगर का हृदय स्थल कहा जाता है। अगला स्वरूप है वो है औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्र। औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्र, इसमें क्या होगा, यह क्षेत्र रेल मार्ग, सड़क और नहरों के किनारे विकसित होता है। यहाँ कारखाने, गोदाम और मजदूरों की बस्तियां पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, तो कारखाने मिलेंगे, गोदाम मिलेंगे और मजदूरों की बस्तियां मिलेगी, क्योंकि वहां पर मजदूर काम करने के लिए जाते हैं। तो औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्र इस तरह से बसे हुए मिलेंगे। निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र। निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में श्रमिक वर्ग और निम्न आय वाले लोग रहते हैं। इस वाले क्षेत्र में कैसे लोग रहते हैं, तो श्रमिक वर्ग के लोग रहते हैं, निम्न आय वाले लोग रहते हैं। यह सामान्यतः औद्योगिक क्षेत्र से सटा हुआ होता है। जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां से वो सटा हुआ रहता है, ताकि श्रमिक अपने कार्यस्थल तक आसानी से पहुंच सके, ताकि जो मजदूर है, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वो अपने कार्यस्थल पर आसानी से पहुंच सके। तो इस तरह से, इस सिद्धांत के अनुसार इस तरह से शहर का बसाव होता है, नगर का विस्तार होता है, ठीक है, वितरण होता है। चौथे पॉइंट में इसके बारे में लिखा है मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र। मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र, जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, यह क्षेत्र निम्न वर्गीय आवासों से बाहर स्थित होता है। यहाँ जीवन स्तर अपेक्षाकृत बेहतर होता है। जो मजदूरी वाले क्षेत्र हैं, जो निम्न वर्गीय स्थायी क्षेत्र हैं, जो निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र हैं, उससे ये अपेक्षाकृत बेहतर होता है। और मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं, और मध्यम वर्गीय परिवार यहाँ पर रहते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। पांचवा है उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र। उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र, नगर का सबसे आकर्षक क्षेत्र। ये नगर का सबसे आकर्षक क्षेत्र होता है, जहाँ पर जो सामान्यतः मुख्य सड़कों, नदियों या सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के किनारे विकसित होता है। यहाँ अमीर वर्ग, अधिकारी और प्रतिष्ठित लोग निवास करते हैं। यहाँ पर क्या है, तो जो अमीर लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो रहते हैं, जो अधिकारी लोग हैं वो रहते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरह से इसके खंडों को आप समझ सकते हैं। जो इसके त्रिज्यक खंड, इसका जो सिद्धांत का त्रिज्यक खंड या फिर जो सेक्टर सिद्धांत है, उसके स्वरूप को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो 5 स्वरूप यहाँ पर लिखा हुआ था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 5 स्वरूप को आपने देखा, ठीक है। आगे हम लोग सिद्धांत की विशेषताओं को समझेंगे। इसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, सेक्टर सिद्धांत, उसकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो पहला जो इसका विशेषता है वह परिवहन मार्गों का महत्व। परिवहन मार्गों का इसमें महत्व बताया गया। यह सिद्धांत दिखाता है कि नगर का फैलाव परिवहन मार्गों के साथ साथ होता है। नगर का फैलाव जो परिवहन मार्गों के साथ साथ होता है। मान लीजिए आपका कोई शहर है, जैसे कि गिरिडीह शहर है, ठीक है। तो गिरिडीह शहर इस तरह से बसा हुआ है, और इस तरह से धनबाद है। तो धनबाद के बीच बीच से क्या होता है, तो जीटी रोड निकलता है, और वहां पर कई सारे हाईवे से उसको जोड़ा गया है, जिसके कारण वो जो शहर है वो धीरे धीरे विकास कर रहा है। लेकिन जो जीटी रोड है वो गिरिडीह से इस तरह से जुड़ा हुआ है, डुमरी वाले रोड से जुड़ा हुआ है। तो अगर गिरिडीह से मेन रोड हाईवे को जोड़ा जाए और दूसरे हाईवे को यहाँ से निकाला जाए, तो गिरिडीह क्षेत्र का भी विकास हो सकता है जल्दी जल्दी। वही कहा जा रहा है कि परिवहन मार्गों का महत्व है। यह सिद्धांत दिखाता है कि नगर का फैलाव परिवहन मार्गों के साथ साथ होता है। जिस तरह से परिवहन का विकास होगा, उसी तरह से वहां पर नगर का भी विकास होता जाएगा। अगर रास्ता ही नहीं रहेगा तो वहां पर लोग जाना क्यों पसंद करेंगे, वहां पर रहना क्यों पसंद करेंगे। तो ये सब सिद्धांत की विशेषताएं हैं। दूसरा जो इसका विशेषता है वो है सामाजिक वर्गों का यथार्थ चित्रण। सामाजिक वर्गों का यथार्थ चित्रण, इसमें निम्न, मध्यम और उच्च वर्गों के अलग अलग क्षेत्रों का व्यवहारिक विवरण है। इसमें क्या कहा गया, क्या बताया गया, तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो अलग रहते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो अलग रहते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में व्यवहारिक विवरण इसमें दिखाया गया है। इसका विशेषता है बर्जेस मॉडल का परिष्कृत रूप। बर्जेस मॉडल का ये परिष्कृत रूप था। इसने वलय सिद्धांत की कमियों को दूर करके अधिक वास्तविक व्याख्या दी। इसने क्या किया, तो जो बर्जेस के द्वारा मॉडल प्रस्तुत किया गया था उसकी कमियों को दूर किया और अधिक वास्तविक व्याख्या दी है। किसने, तो होमर होयट ने, ठीक है। होमर होयट ने बर्जेस की कमियों को पूरा किया और अधिक वास्तविक व्याख्या दी है। चौथे पॉइंट में लिखा है नियोजन में उपयोगी। ये नियोजन में उपयोगी है। नगर नियोजन, भूमि उपयोग और यातायात व्यवस्था को समझने में सहायक है। इसके द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया सेक्टर सिद्धांत, इसमें क्या है, तो नगर का नियोजन, भूमि का उपयोग और यातायात व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है। तो नियोजन में भी ये सही उपयोगी माना गया। आगे हम लोग इसके सिद्धांत की आलोचना को समझेंगे। आपके क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था, तो उसी तरह से हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। आज आलोचनात्मक परीक्षण, इसकी आलोचनाएं क्या है। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, कुछ ना कुछ आलोचना रहेगा। हम आपको कितना भी डिटेल में बता दें, कैसे भी पढ़ा दे, कुछ ना कुछ बात ऐसा रहेगा जिसको कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो लोग बताएंगे, ठीक है। वो लोग कहेंगे कि ये कमी था। कमी बताना भी चाहिए ताकि वो लोग उस चीज को सुधार सके। जिस तरह से बर्जेस में कमी बताया गया, तो होमर होयट आए, होमर होयट के बारे में कमी बताया जाएगा, तो आगे आप देखेंगे कोई और साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है, तो उनके द्वारा बताया जाएगा। सबसे पहला जो इसका आलोचना था वो था अति सरलीकरण। अति सरलीकरण, यह सिद्धांत वास्तविक नगरों की जटिलताओं को बहुत सरल रूप में प्रस्तुत करता है।
क्या कहा जा रहा है कि ये जो सिद्धांत थे बर्जेस हमरहोल्ड का ये जो सिद्धांत है सेक्टर सिद्धांत, वो वास्तविक नगरों की जटिलताओं को बहुत सरल रूप में प्रस्तुत करता है। जो भी शहर में बहुत सारी जटिलताएं होती तो उसको बहुत ही आसानी से इसने समझाया कि जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं वो अलग रहते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अलग रहते हैं, जो हाई क्लास के लोग हैं वो अलग रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार आप देखे होंगे कि सारे लोग एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है। और उस तरह से जो जटिलताएं होती है, जो जनसंख्या का जटिलता होता है, चाहे वो यातायात का जटिलता हो या फिर बहुत सारी जटिलताएं होती है, समस्याएं होती है, ठीक है। तो उन चीजों को बहुत ही आसानी से इसके सिद्धांत में बताया गया है, जो कि इसका एक क्या है तो आलोचना है। सभी नगर सेक्टर के रूप में विकसित नहीं होते। सभी नगर क्या है तो सेक्टर के रूप में विकसित नहीं होते। जैसा कि आप पहले पढ़े कि निम्न वर्ग क्या है तो मिडिल क्लास और हायर क्लास। तो सभी जो नगर है वो सेक्टर के रूप में विकसित थोड़ी होते। कई कई पर जगहों पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो सब साथ में रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आलोचना था। दूसरा इसका आलोचना है ऐतिहासिक कारकों की अनदेखी। जो ऐतिहासिक कारक है उसका अनदेखी किया गया इस सिद्धांत में, इस मॉडल में। नगर का स्वरूप केवल परिवहन मार्गों से तय नहीं होता, बल्कि इतिहास, संस्कृति और राजनीति का भी असर पड़ता है। यह पहल इसमें नहीं था और ये जो पहलू है इसमें नहीं था, ठीक है। ये जो पहलू है इसमें नहीं था। तीसरा जो इसका आलोचना है वह प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों का अभाव। प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों का अभाव। पर्वत, नदियां, झीलें और जलवायु नगर के विस्तार को प्रभावित करती हैं, लेकिन मॉडल में इनका उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन मॉडल में जो हमरहोल्ड के द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया सेक्टर सिद्धांत, उसमें इन सब चीजों का उल्लेख मिलता ही नहीं है। तो ये भी इसका एक आलोचना था। चौथा जो इसका आलोचना है इसके सिद्धांत का वो है बहुकेंद्रीय नगरों पर लागू नहीं। जो बहुकेंद्रीय नगर है उस पर यह लागू नहीं होता। कहा जा रहा है कि आधुनिक नगर केवल एक केंद्र पर आधारित नहीं होते, उनमें अनेक केंद्र हैं विकसित हो जाते। उनमें क्या तो अनेक केंद्र विकसित हो जाते हैं। यह सिद्धांत उन पर लागू नहीं होता। और ये जो हमरहोल्ड का सिद्धांत वो उन केंद्रों पर लागू नहीं होता, उन क्षेत्रों में लागू नहीं होता। पांचवा जो इसका आलोचना है वो औद्योगिक समाज की सीमा। औद्योगिक समाज की सीमा। यह मॉडल मुख्यतः औद्योगिक नगरों के लिए उपयुक्त है। जो औद्योगिक नगर है उसके लिए उपयुक्त है। कृषि प्रधान समाजों या छोटे नगरों की संरचना इससे नहीं समझाई जा सकती। इससे समझाई नहीं जा सकती। जो कृषि प्रधान क्षेत्र है या जो छोटे नगर है उसकी संरचना इस मॉडल से नहीं समझाई जा सकती। छठा जो इसका आलोचना है वो आधुनिक समय में अनुपयुक्तता। आज के समय में इसका कोई उपयोग नहीं है, अनुपयोग हो गया है, ठीक है। आज के युग में तकनीक, मेट्रो रेल, उपग्रह नगर और सूचना प्रौद्योगिकी ने नगरों की संरचना बदल दी है, इसलिए यह मॉडल आधुनिक मान होता है, आंशिक ही लागू होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका छठा क्या हो जाएगा तो आलोचना हो जाएगा। आगे हम इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि हमरहोल्ड का तिर्जे खंड सिद्धांत नगर संरचना को समझाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसने यह स्पष्ट किया कि नगर का विकास केवल वलयों में ना होकर परिवहन मार्गों और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के अनुसार तिर्यकार खंडों में होता है। यद्यपि इसकी कई सीमाएं हैं, फिर भी यह सिद्धांत शहरी भूगोल की समझ को गहराई देता है और नगर नियोजन के लिए आधार प्रस्तुत करता है। आगे चलकर हैरिस एवं उलमैन, ठीक है, ये जो हैरिस और उलमैन आएंगे इसी की आलोचना को दबाने के लिए आएंगे, इसी की आलोचना को पूरा करने के लिए आएंगे। कब बहुकेंद्रीय सिद्धांत इसी परंपरा का उन्नत रूप माना गया। और इसी परंपरा का उन्नत रूप माना गया किसको तो हैरिस और जो उलमैन का सिद्धांत बहुकेंद्रीय सिद्धांत आएगा उसको। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा दोस्तों वो होगा किसमें, हैरिस और उलमैन पर, ठीक है, हैरिस और उलमैन के बहुकेंद्रीय सिद्धांत पर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। पर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर पहले ज्वाइन कीजिए। लिस्ट हम बना दिए हैं मेजर 12 का, तो आप लोग मेजर 12 का तैयारी कर सकते हैं। मेजर 13 का भी प्लेलिस्ट बना दिए तो आप लोग मेजर 13 का भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप प्लेलिस्ट से जाकर के तैयारी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। एक बात और आपको याद दिला दें कि अगर आप लोग इच्छुक हैं तो मात्र 29 रुपए में आप लोग चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। वहां पर हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का तीनों का सीक्वेंस में तैयारी कराएंगे। ऑडियो वीडियो वहां पर दोनों अपलोड होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इच्छुक हैं तो आप लोग मात्र 29 रुपए महीने में, ऐसा नहीं कि रोज लगेगा, 29 रुपए महीने मतलब 1 रुपए से भी आपका कम लगेगा रोज का, आप लोग जाकर के चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर वहां पर आप लोग 30 लोग भी हो जाते हैं तो वहां पर हम वीडियो डालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जाइए आप लोग चैनल का मेंबरशिप जरूर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।